हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों, अपने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय मॉर्गन ऑन द ड्रोसोफिला, और साथ ही साथ उन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड क्रॉसेस के रिजल्ट्स को भी हमने देखा था, जो कि उन्होंने डिफरेंट क्रॉसेस में ऑब्जर्व किए थे। और साथ ही साथ हमने हर क्रॉस की कितनी परसेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली प्रोजेनी बनी थी और कितनी नॉन पेरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज बनी थी, उनको भी लिखा था। सो आई होप आपको वो सारी इंफॉर्मेशन याद होगी। तो अपने इन सारे रिजल्ट्स को, इन डिफरेंट क्रॉसेस के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद मॉर्गन ने प्रपोज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्गन ने प्रपोज किया अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे, जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किए थे ऑन दी ड्रोसोफिला। सो वील ट्राई टू सी क्या होता है लिंकेज। तो लिंकेज को समझने से पहले आपको एक बेसिक एक ओवरव्यू रखना होगा अबाउट वन फैक्ट कि देखिए, जो भी नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, बिकॉज देखो आपको इतना पता होना चाहिए, जीन्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन द क्रोमोसोम। ये हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने ऑलरेडी बताया था ना कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जीन्स का नंबर हमेशा क्रोमोसोम से ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब अगर जीन्स ज़्यादा है और क्रोमोसोम कम है, और जीन्स कहाँ लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मतलब अ क्रोमोसोम हैज मोर देन वन जीन। ठीक है, अब ये जो जीन्स प्रेजेंट हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, उनकी नॉर्मली वो मियोसिस के टाइम पे वो एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह, और उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हर जनरेशन में जब वो इनहेरिट हो तो वो एक साथ इनहेरिट हो। मतलब ऑल दोज जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम, एक सिंगल सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक साथ इनहेरिट करेंगे एज अ यूनिट, और इसी टेंडेंसी को बुलाया जाता है एज लिंकेज। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज इज द फिनोमेना और द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर, और इनहेरिट करने के बाद वो रिटेन रखेंगे द पैरेंटल कॉम्बिनेशंस इन द ऑफस्प्रिंग। तो देखो, ये जो जीन्स हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल। याद है आप सभी को? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला जाता है कि नॉर्मली अगर हम क्रोमोसोम के लेवल पे देखेंगे तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम की बात हो रही है, वो उनका जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। बट द थिंग इज, यहाँ पर जो जीन्स एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे उनका इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज एक जीन दूसरे के साथ इनहेरिट करना चाहता है, उनका जो इनहेरिटेंस है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, मतलब वो एक साथ एज अ यूनिट एक साथ इनहेरिट करना चाहते हैं। इसका मतलब जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं, मीन्स द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे डू नॉट फॉलो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए, एंड दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन होता है द फिनोमेना ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो ये बात आपको बार बार रिवाइज करते रहनी है। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को लेने वाले हैं बच्चों। तो पहला टर्म आएगा लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, वो सारे के सारे जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और एक साथ इनहेरिट करना चाहते हैं टुगेदर एज अ यूनिट, उन्हें हम बुलाएंगे द लिंक्ड जीन्स। सो द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड द लिंक्ड जीन्स। और एक टर्म और आता है, दैट इज द लिंकेज ग्रुप। तो भाई, एक सिंगल क्रोमोसोम पे जितने भी लिंक्ड जीन्स एक साथ प्रेजेंट हैं, उस यूनिट को, उस एंटायर यूनिट को हम बुलाने वाले हैं द लिंकेज ग्रुप। सो ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक इंडिविजुअल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ओके, उसकी कॉपी को छोड़ दीजिए, तो 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 23 डिफरेंट लिंकेज ग्रुप हैं, बिकॉज हर क्रोमोसोम पे एक जितने भी डिफरेंट जीन्स हैं दे आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज वन यूनिट, वन ग्रुप, वन लिंकेज ग्रुप। इसका मतलब 23 डिफरेंट क्रोमोसोम पे 23 डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स होंगे। इसलिए याद रखिएगा, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज ऑलवेज इक्वल टू हेप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स।
तो ह्यूमन बींग्स के केस में बता सकते हो मुझे, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो हेप्लॉइड कंडीशन में वी हैव 23 डिफरेंट क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम पे आपको एक लिंकेज ग्रुप देखने को मिल रहा है, डिफरेंट जीन्स विच आर एक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो मतलब वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। क्लियर है इतनी बात? ओके। एंड यहां पर मैं आपको अगेन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं विद दी लिंकेज फिनोमेना। याद है आप सभी को मैंने बोला था जिन जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे थे तो उनको नाम दिया गया था एज लूजली लिंक्ड जीन्स, बिकॉज उनके बीच में क्या हो रहा था, उनके बीच में ना डिस्टेंस ज्यादा था। तो वो जो जीन्स है ना दे वर नॉट क्लोजली एसोसिएटेड। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर वो जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो भी जीन्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे ऑन दैट सेम क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम पे आपको पता है ना लीनियर फैशन में डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इनको ऐसे बना भी दूं, यहाँ पर ये डिफरेंट जीन्स हैं, ये सारे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। बट अगर हम बात करें इस जीन और इस जीन की, तो देखो इन दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर इनका सेपरेट हो जाना जो है वो ज्यादा पॉसिबल है, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। इसीलिए ऐसे जीन्स को हम बुलाते हैं लेस क्लोजली लिंक्ड जीन्स या फिर लूजली लिंक्ड जीन्स। इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं एज लूजली लिंक्ड जीन्स। ये जो टर्म है ये मैंने इसलिए दिया बिकॉज ये मॉर्गन के टर्म से, ठीक है। एंड सिमिलरली जो जीन्स ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड होते हैं, बहुत पास होते हैं, उनके सेपरेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत पास रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर मोर क्लोजली लिंक्ड जीन्स, या फिर इनको हम दूसरे टर्म से बुलाते हैं एज टाइटली लिंक्ड जीन्स। So I hope the entire concept about linkage is very clear. अब बारी है to study about the types of linkage. तो चलिए बच्चों begin करते हैं with the types of linkage. तो बच्चों linkage जो है वो basically दो टाइप की होती है, one is the complete linkage and the other is called incomplete linkage. तो आइए समझते हैं दोनों टाइप की linkage के बीच के difference को in a very simple manner. Complete linkage की बात करते हैं। Complete linkage देखो ये एक ऐसी टाइप की linkage है जहां पर जो जीन्स यहाँ पर इनहेरिट होने वाले हैं ना, सो दे आर गोइंग टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि गैमीट्स में जब वो इनहेरिट करेंगे सो वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ इनहेरिट होने वाले हैं एज इट इज, ओके। और यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी यहाँ पर नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ना बने? ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज ऐसे जीन्स जो होंगे वो बहुत क्लोजली लोकेटेड होंगे ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको देखो कैसे समझेंगे। यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये अगर पैटर्नल क्रोमोसोम है ये मैटर्नल है, ठीक है। अब आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं द जीन्स राइट ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये दो जीन्स प्रेजेंट है, ये सेम लोकस दिख रही है ना आपको, ओके। तो देखो मैटर्नल क्रोमोसोम पे इस लोकस पे प्रेजेंट दोनों आर्म्स पे ऑफ द क्रोमोसोम जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर डोमिनेंट एलील्स, व्हाइल पैटर्नल क्रोमोसोम पे उसी लोकस में जो जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर इन द रिसेसिव फॉर्म। सिमिलरली इस वाले लोकस पे, सो यहाँ पर लोकस आप जानते हो ना द पॉइंट जहां पर जीन्स लोकेटेड होते हैं, तो ये वाला था ए जीन का लोकस और ये वाला है बी जीन का लोकस। तो बी जीन जो है इन केस ऑफ द मैटर्नल क्रोमोसोम वहां पर आपको ये डोमिनेंट कंडीशन में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है। अब सिंस आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो दोनों जीन्स के लोकाएं हैं वो बहुत क्लोज हैं विद वन अनदर। तो इवन आफ्टर यहां पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है, मान लेते हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, देखो ये एक अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये इसके क्या हुए सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि दोनों एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं राइट, या फिर एक क्रोमोसोम की दो डीएनए कॉपीज हैं। यहां पर भी ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसके दो आर्म्स देखने को मिल रहे हैं राइट। तो यहां पर ये वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है ऑफ दिस क्रोमोसोम। बट अगर हम इन दो क्रोमैटिड्स को देखें जो कि एक मैटर्नल है एक पैटर्नल है, क्या ये सिस्टर हुई? नहीं ना, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, इसे हम क्रॉसिंग ओवर बुलाते हैं
बुलाते हैं ना। तो यहाँ पर अगर ये पोर्शन एक्सचेंज हो जाए, यानी कि ये वाला सेगमेंट यहाँ चला जाए और ये वाला सेगमेंट यहाँ आ जाए, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ये ब्लू वाला पोर्शन इधर चला गया और रेड वाला पोर्शन यहाँ आ गया। तो मियोसिस सेकंड के बाद क्या होगा, जो गैमीट्स बनेंगे फाइनली, उनमें देखो 25% गैमीट के पास मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, ठीक है, और उसके पास देखो ए और बी जीन दोनों प्रेजेंट हैं, जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन था। ए बी एक साथ यहाँ प्रेजेंट है ना मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वाला आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आया, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद आया उसमें प्रेजेंट जो जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 25% जो गैमीट इस वाले क्रोमोसोम को बेयर कर रहे हैं ना आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद भी स्मॉल ए स्मॉल बी कंडीशन में जीन प्रेजेंट है, जो कि अगेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ प्रेजेंट है। इजंट इट और नॉट, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये वाला 25% वाले गैमीट्स होंगे उनके पास अगेन क्रॉसिंग ओवर तो हुई, बट जो जीन्स एक साथ क्रॉस ओवर के बाद इनहेरिट हुए वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही बेयर कर रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, जो कि अगेन यहाँ पर प्रेजेंट थी। एंड सिमिलरली जो रिमेनिंग 25% गैमीट्स हैं उनके पास भी आपको स्मॉल ए स्मॉल बी की कंडीशन मिल रही है, राइट, जो कि अगेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही है। तो मतलब इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, सिंस ये दो जीन्स जो थे वो इतने क्लोजली लोकेटेड थे दैट दे वर इनहेरिटिंग टुगेदर, वो सेपरेट ही नहीं हुए इवन आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर। तो इस टाइप की लिंकेज की फिनोमिना को हम कंप्लीट लिंकेज बुलाते हैं। तो ऐसे जीन्स जो हैं दे आर कंप्लीटली लिंक्ड बिकॉज ये एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं और ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर भी सेपरेट नहीं हो रहे हैं। वाइल बात करें अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जीन्स है ना वो यहाँ पर सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है, मतलब उनका इनहेरिटेंस एक साथ नहीं होगा और वो सेपरेट करेंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स भी फॉर्म होंगे। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो जीन्स होंगे ना दे आर नॉट गोइंग टू बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर, वो थोड़ा दूर होंगे, दे आर गोइंग टू बी लूजली लिंक्ड जीन्स। यहाँ पर ये टाइटली लिंक्ड जीन्स थे बिकॉज ये बहुत क्लोज थे, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन हमने लिया बच्चों, ओके। अब यहाँ पर हम दो जीन्स वही लेने वाले हैं, ए एंड बी जीन्स, बट इस बार इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। देखो ये ए जीन इस लोकस पे प्रेजेंट है और जो बी जीन है वो इस लोकस पे प्रेजेंट है। तो ये मैटरनल ये पैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों पैटर्नल और मैटरनल होमोलॉग्स हैं और इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में लेट्स सपोज क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, सो यहाँ पर अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा और रेड वाला पोर्शन यहाँ, तो आपको ये दो नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो जितने मियोसिस सेकंड के बाद आपको पता है ये सारे के सारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये भी सेपरेट कर जाती हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 25% जो गैमीट्स बनेंगे वो ए एंड बी कैपिटल जीन्स को ले रहे हैं, जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, याद है आप सभी को। तो अगर ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, इट इज नॉट अ न्यू कॉम्बिनेशन, सो दिस इज अ पैरेंटल कॉम्बिनेशन। बट यहाँ देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपने देखा था कि ये वाला जो बी वाला स्मॉल बी वाला सेगमेंट था वो यहाँ चला गया, पैटर्नल क्रोमोसोम का ये सेगमेंट मैटरनल में एक्सचेंज हो गया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इस बार कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी प्रेजेंट है, जो कि ओरिजिनली कहीं पर भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं था। पैरेंटल कॉम्बिनेशन में कैपिटल ए कैपिटल बी साथ था और स्मॉल ए स्मॉल बी, बट यहाँ पर देखो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हुआ ना, तो इसका मतलब वी विल कॉल इट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। एक्सचेंज के बाद आपने देखा था मैटरनल क्रोमोसोम का ये सेगमेंट यहाँ चला गया था, तो ऐसे में देखो स्मॉल ए के साथ यहाँ पर क्या आने वाला है, कैपिटल बी, तो यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी, ये कॉम्बिनेशन भी पैरेंटल में कहीं प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक रिकॉम्बिनेंट हुआ ना, तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट है। और लास्टली आपको देखने को मिलेगा सेग्रीगेशन ऑफ दिस वन, ये वाला जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी, जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, क्योंकि पेरेंट्स के पास ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसका मतलब ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे में आपने क्या देखा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ कुछ नॉन पैरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, बिकॉज जो लिंक्ड जीन्स थे ऑल्दो दे वर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट ये एक साथ इनहेरिट नहीं कर पाए, दे गॉट सेपरेटेड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसे लिंकेज की फिनोमिना को हम बुलाते हैं दी incomplete linkage. So I hope the concept of the different types of linkage is very clear. तो चलिए बच्चों अब हम conclude करने जा रहे हैं the topic of linkage by understanding its significance. तो बच्चों significance of linkage जो है वो आपको देखने को मिलती है in the construction of the genetic maps. तो genetic maps
ऐसी मैपिंग जिसमें कि हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में आपको लिंकेज का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने को मिलता है। और इसको सबसे पहली बार बताया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, जो कि आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट वाज नो वन एल्स बट ही वाज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। तो मॉर्गन ने तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट प्रपोज कर दिया, बट उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट उन्हीं के स्टूडेंट ने प्रपोज किया था, एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने, जिन्होंने बताया कि कैसे हम लिंकेज की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना, जब हम जैसे मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे तो उन्होंने देखा था पैरेंटल के साथ कुछ नॉन पैरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बन रही थी इन सर्टेन परसेंटेज प्रपोर्शन। तो उन्होंने कहा जितनी परसेंटेज ये प्रोजेनी बन रही है, जिसको उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बुलाया, वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बताती है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट्स बनती है, उतनी ज़्यादा दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है। तो ही हैज़ प्रपोज्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the two genes। ठीक है, तो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको उनके बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करना है। इफ यू कुड फाइंड दैट आउट, आपको उनके बीच का, दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस पता लग जाएगा। और इसी का इस्तेमाल किया जाता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो इसका कैसे एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको हम समझेंगे, उससे पहले एक पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर किसी क्रॉस में 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हो 1% क्रॉसिंग ओवर होती है, तो अगर 1% क्रॉस ओवर्स बनते हैं तो इसका मतलब वो डिटरमिन करता है कि दो जीन्स के बीच में एक मैप यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, सो 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर 1% क्रॉसओवर इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स एज वन मैप यूनिट, जो कि इक्विवेलेंट माना जाता है टू 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो सेंटीमॉर्गन एक ऐसी यूनिट बनाई गई है विच इज टू गिव ट्रिब्यूट टू मॉर्गन, क्योंकि यहाँ पर मॉर्गन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी, इसीलिए ये जो यूनिट है वो मॉर्गन को ट्रिब्यूट दे रही है और इसीलिए इसको 1 सेंटीमॉर्गन बुलाते हैं। तो दो जीन्स का बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन तब माना जाएगा जब उनके बीच में 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि दो जीन्स के बीच में सपोज 3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो आप बोलोगे उनके बीच में 3 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से वील ट्राई टू फिगर इट आउट। तो आप देखो मॉर्गन के ही एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनमें हमने देखा था रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट प्रोजेनीज देखने को मिल रही थी अलग अलग क्रॉसेस में। उन्हीं रिजल्ट्स को हम रिकॉल करके एक जेनेटिक मैप का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक लीनियर क्रोमोसोम पे हम जीन की लोकेशन को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो याद कीजिए ये 3 क्रॉसेस उन्होंने परफॉर्म की थी और 3 क्रॉसेस में आपको रिकॉम्बिनेंट जो प्रोजेनी थी उनका परसेंटेज रिकॉल करना होगा। सो क्रॉस 1 में जो बॉडी कलर और आई कलर को लेकर था, उसमें आपको जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बनी थी वो कितनी थी? दैट वाज 1.3%। याद है आप सभी को? सिमिलरली जो सेकंड क्रॉस थी उसमें आई कलर और विंग साइज को स्टडी किया गया था और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 37.2, वाइल बॉडी कलर और विंग साइज यानी कि क्रॉस 3 को परफॉर्म करने पे जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे देवर 38.5%। और आप सभी को याद होगा ये जितने भी जीन्स को स्टडी किया था, बॉडी कलर, विंग साइज या फिर आई कलर, ये तीनों जीन्स लोकेटेड थे ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, इसका मतलब दे ऑल जीन्स जो उन्होंने कंसिडर किए थे दे वर लिंक्ड विद वन अनदर। ठीक है, अब कौन सा लूजली लिंक था यानी कि कौन सा दूर था कौन सा पास था, वील ट्राई टू फिगर इट आउट। बट रिमेंबर ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम से दे वर ऑल द जितने आपको जीन्स मिले थे दे वर प्रेजेंट ऑल ऑन द सेम एक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट डिफरेंट जीन्स हैं। ठीक है, अब आइए इन डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज का हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट दी पोजीशन ऑफ दी जीन्स ऑन दी क्रोमोसोम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो जो लाइन होगी हमारी वो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है। सो दिस लाइन इंडिकेट्स दी क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर डेवलप हुआ है ये एक लीनियर क्रोमोसोम है, इट इज फॉर्मिंग अ लाइन। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है टू लोकेट द जीन्स इज द फैक्ट कि आपको जीन्स को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है। सो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस प्रेजेंट है
जिन जीन्स के या फिर जिन कैरेक्टर्स के जीन्स के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। याद है आप सभी को, यहां पर सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो रही है। मतलब अगर इनके पास 38.5% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब इन दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 38.5 सेंटीमॉर्गन होगा ना। तो इन दो जीन्स को हम सबसे पहले लोकेट कर लेंगे। तो यहां पर आपको बॉडी कलर और विंग साइज के जीन्स जो है वो हमने प्लेस कर दिए। तो लेट्स सपोज ये जो जीन मैंने लोकेट किया है, दिस इज फॉर बॉडी कलर, ठीक है, जो कि एक्चुअली में हमने यहां पर ब्राउन लिया है, तो ये Y+ से डिनोट होना चाहिए, है ना। और यहां पर हमने लिया है, दिस इज द जीन फॉर द विंग साइज, और विंग साइज में भी हम लेट्स सपोज डोमिनेंट ट्रेट ले लेते हैं कि यहां पर ये नॉर्मल विंग है, तो इसको हम लोग यहां पर M+ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये जो दो जीन्स यहां पर डेवलप हुए हैं बच्चों, सो इन दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी 38.5 सेंटीमॉर्गन। होगा या नहीं होगा, राइट। सो इन दो के बीच में 38.5 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होगा। नाउ नेक्स्ट जो जीन आपको जीन पेयर देखने को मिल रहा है जिनके पास कम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है अदर देन 38.5, वो कितना है, 37.2। तो देखो यहां पर इस दोनों क्रॉस में कौन सा कैरेक्टर कॉमन है। यहां पर देखो आई कलर तो कॉमन नहीं है, विंग साइज कॉमन है। तो विंग साइज में इस वाले जीन से आपका जो आई कलर का जीन है वो कितना है, 37.2। तो विंग साइज का जीन तो हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं। तो यहां पर ये कहां पर लाई करने वाला है, देखो 37.2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे फ्रॉम द विंग साइज। तो आई कलर का जीन लगभग कहीं यहां पर आना चाहिए, ओवर हियर। तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द जीन फॉर आई कलर, जो कि रेड दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे W+ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी कमिंग एज 37.2 सेंटीमॉर्गन। तो अब आप बता सकते हो कि यहां पर बॉडी कलर और आई कलर के बीच में कितना डिस्टेंस आना चाहिए। कम ऑन, टोटल 38.5 में से अगर हम 37.2 वाला ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 1.3, और ये जो 1.3 का डिस्टेंस है इन सेंटीमॉर्गन, यही तो आना चाहिए था बिटवीन दी बॉडी कलर एंड दी आई कलर जीन। तो देखा आपने, बॉडी कलर और आई कलर जीन के बीच में 1.3 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस ऑलरेडी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन जीन्स को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बेसिस पे इन क्रोमोसोम पे लोकेट कर लिया। एंड दिस इज हाउ लिंकेज के केस में जो रिकॉम्बिनेंट फिनोमेना होती है या फिर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की फिनोमेना होती है, और उस परसेंटेज का इस्तेमाल किया जा सकता है टू कंस्ट्रक्ट दी जेनेटिक मैप्स। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो बच्चों, अगर हम इस टर्म को पहले तो ब्रेक करें, पॉलीजेनिक, देखो पॉली मीन्स होता है मैनी और जेनिक वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड जीन। तो इसका मतलब यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा जीन यानी कि मेनी जीन्स जब एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इस टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम बुलाएंगे एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली मोर देन वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर इसको हम ऐसे समझते हैं, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, हमने पढ़े हैं ना मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी, उसमें हमने देखा था मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे। 7 कैरेक्टर्स में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्होंने 2 ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर के लिए उन्होंने वायलेट या फिर व्हाइट फ्लावर्स लिए थे, राइट, जो कि टोटली बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, मतलब उनके कलर्स इजीली आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें, उन्होंने स्टेम हाइट जब कंसिडर की थी तो उन्होंने सिर्फ टॉल प्लांट्स या डॉर्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग की थी। तो यानी कि उन्होंने चूज किए थे टॉल एंड डॉर्फ प्लांट जो कि टोटली डिस्टिंक्ट है, एक अच्छा खासा हाइट में प्रेजेंट होगा और दूसरा बिल्कुल ही डॉर्फ होगा, isn't it? बट ऐसे कितने ही कैरेक्टर्स हमारे आसपास प्रेजेंट है जिनके आपको बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब उनके कोई डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं होते हैं, जैसे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर होते थे। तो मेंडल की स्टेम हाइट में तो टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स होते हैं, बट अगर हम ह्यूमन हाइट्स की बात करें, क्या ह्यूमन हाइट्स में आपको सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिनकी सिर्फ टॉल हाइट होती है या फिर डॉर्फ हाइट होती है?
ऐसा नहीं होता है ना। वी नो कि देयर इज अ होल रेंज ऑफ हाइट्स जो कि टॉल एंड डॉर्फ के बीच में लाई करती है। सो डज दिस मीन कि यहाँ पर एक ही जीन इतनी सारी हाइट्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं ना। इसीलिए यहां पर रोल आता है मोर देन वन जीन्स का इन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले भी हैं। सो ऐसे में आप देखो कि एक से ज्यादा जीन जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे टू कंट्रोल वन कैरेक्टर, और इसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं, 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स जिन पे प्रेजेंट ये 3 डिफरेंट जो जीन्स हैं विच आर मल्टीपल इन नंबर, राइट। सो व्हेन मल्टीपल जीन्स टुगेदर control the inheritance और basically the expression of a single trait, उसको हम बुलाएंगे as polygenic inheritance। इतनी बात क्लियर हो गई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम स्टडी भी करेंगे दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में केवल जेनेटिक्स का ही रोल नहीं होता है, सिर्फ जीन्स का ही रोल नहीं होता है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी फिनोटाइप इस टाइप के इनहेरिटेंस में एक्सप्रेस होगा उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले जितने भी जीन्स के एलील्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये 3 डिफरेंट जीन्स हैं। अब 3 डिफरेंट जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी होते हैं ना, एलील्स भी होते हैं। अब यहाँ तो सिंगल क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है, आपको पता है हर इंडिविजुअल के पास डिप्लॉयड कंडीशन में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, तो इसका मतलब इस क्रोमोसोम की भी दूसरी कॉपी होगी, और हो सकता है वहां पर उस क्रोमोसोम पे इसी जीन का दूसरा जो एलील है वो प्रेजेंट हो। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर स्किन कलर के इनहेरिटेंस को ही समझ रहे हैं। ठीक है, स्किन कलर का इनहेरिटेंस। अब स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, उनके नाम हम ले लेते हैं एज A, B एंड C जीन। ठीक है, तो ये सपोज A जीन है, ये B जीन है, ये C जीन है। ठीक है, अब ये जो जीन्स हैं इनके डोमिनेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, दैट इज कैपिटल A से जिसको हम रिप्रेजेंट करें, या कैपिटल B या कैपिटल C से, या फिर इनके रिसेसिव फॉर्म्स भी हो सकते हैं इसी जीन के, तो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में ये डोमिनेंट या रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होंगे या एलील्स प्रेजेंट होंगे, वो एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक फिनोटाइप। मतलब अगर सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे तो स्किन कलर जो है वो सबसे डार्केस्ट होगा, वाइल अगर सारे के सारे रिसेसिव होंगे एलील्स तो उसका मतलब क्या होगा, वो सभी के सभी शो करेंगे अपना एक्सप्रेशन, और उसकी वजह से जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइट स्किन कलर। और मान लेते हैं कि टोटल 6 एलील्स में से, बिकॉज हर जीन के 2 एलील्स है ना डिप्लॉयड कंडीशन में, तो इन 3 जीन्स के आपको एक पार्टनर मिलेगा, तो 2 एलील्स होंगे सबके पास, तो 3 जीन्स के टोटल 6 एलील्स में से अगर 3 डोमिनेंट हैं और 3 रिसेसिव हैं, तो जो स्किन कलर होगा वो लाइट और डार्क के बीच का इंटरमीडिएट कलर होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जितने भी एलील्स प्रेजेंट हैं जीनोटाइप में, वो सभी अपना जो रोल है या अपना जो कह सकते हो आप कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको एक तरह से प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ ईच एलील वो रिफ्लेक्ट करेगा फिनोटाइप में, एंड इसी को हम बुलाते हैं द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द एलील। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। और भी क्लैरिटी समझने के लिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो हमारे सामने स्क्रीन पर मेंशन है द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ह्यूमन स्किन कलर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको डिफरेंट सेट ऑफ ह्यूमन स्किन कलर की रेंज दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो पहला जीनोटाइप आपको मिल रहा है, यू कैन सी दिस जीनोटाइप, इसमें तीनों जीन्स यानी कि जीन ए, जीन बी और जीन सी के जितने भी दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं दे आर सीन इन ऑल रिसेसिव फॉर्म्स। तो रिसेसिव यहाँ पर ए जीन है, रिसेसिव बी जीन है, रिसेसिव सी जीन है। तो इसका मतलब जिस ऑब्वियसली प्रोटीन के सिंथेसिस में ये रोल प्ले करेगा दैट वुड बी द स्किन पिगमेंट विच इज मेलानिन। तो अगर ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये बहुत कम अमाउंट ऑफ मेलानिन के सिंथेसिस को प्रमोट कर पाएंगे। इसीलिए जो स्किन कलर डेवलप होगा इन सच इंडिविजुअल्स विद सच अ जीनोटाइप वुड बी अ वेरी लाइट स्किन कलर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वाइल ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मान लेते हैं इस वाली कंडीशन को, जिस एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर तीनों ही जो जीन्स हैं ए, बी एंड सी, उनके दोनों के दोनों जो एलील्स हैं दे आर ऑल इन डोमिनेंट फॉर्म। तो मतलब सारे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है ऑफ ईच जीन। मतलब क्या हुआ, सभी के सभी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं टुवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, और ऐसे में मेलानिन का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा और स्किन कलर जो होगा वो बहुत ज्यादा डार्क होगा। सो वेरी डार्क स्किन कलर वुड बी सीन। बट मान लेते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन, जहां पर आउट ऑफ द 6 एलील्स
यहां पर देखो, आउट ऑफ द 6 एलील्स 3 जो है वो डोमिनेंट है और बाकी के 3 रिसेसिव हैं। तो मतलब क्या हुआ, इस बार जो स्किन कलर आएगा वो टोटली डोमिनेंट कंडीशन से बहुत कम आने वाला है, बट यहां पर वेरी लाइट से ज्यादा अपना वेरिएशन शो करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो स्किन कलर होगा वो वेरी लाइट और वेरी डार्क के बीच का होगा, यानी कि इंटरमीडिएट स्किन कलर और द मीडियम टाइप ऑफ स्किन कलर। सो आई होप नाउ यू विल सी। अब देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते थे, हो सकता था कि केवल एक ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर कलर आ जाएगा, यहाँ पर अगर 2 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो थोड़ा सा और डार्कर कलर आ जाएगा, यहाँ पर 3 डोमिनेंट एलील है तो यहाँ पर थोड़ा और डार्कर कलर है, यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील है तो और डार्कर कलर होगा, 5 है तो और डार्कर, और 6 के 6 अगर यहाँ पर डोमिनेंट है तो बहुत ही ज्यादा डार्केस्ट कलर आने वाला है। तो मतलब हर एलील का यहाँ पर एक एडिटिव इफेक्ट आ रहा है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो समझ में आया आपको, हर एलील का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइप, बिकॉज हर एलील अपने आप को एडिटिव इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने वाला है। सो आई होप नाउ दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो बच्चों अपने पिछले कॉन्सेप्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने देखा था कैसे मल्टीपल जीन्स होते थे और वो एक सिंगल ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते थे, बट प्लियोट्रॉपी के केस में द सिनेरियो इज जस्ट द ऑपोजिट, जस्ट कॉन्ट्ररी सिनेरियो है। यहां पर जीन एक मिलेगा बट वो अफेक्ट करेगा मोर देन वन ट्रेट के एक्सप्रेशन को, और इसी फिनोमिना को वी कॉल एज प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होने वाला है, देखो प्लियोट्रॉपी में अ सिंगल जीन, दैट मींस वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, इसी को हम प्लियोट्रॉपी बुलाते हैं, और उस सिंगल जीन को हम नाम देंगे द प्लियोट्रॉपिक जीन। तो सच अ जीन इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन। क्लियर इतनी बात? ओके अब देखो ये जो फिनोमिना है इसको हम एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू से समझ सकते हैं। तो यू कैन सी ए सिंगल क्रोमोसोम जिस पे एक सिंगल जीन प्रेजेंट है। दिस सिंगल जीन जब एक से ज्यादा ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, मल्टीपल ट्रेट्स को जब ये कंट्रोल करे, तो इसको हम बुलाते हैं द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो ये जो जीन है द सिंगल जीन वुड बी कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। फाइन, ओके। एंड इसके जो एग्जाम्पल है, जो मेन चीफ एग्जाम्पल हम स्टडी करने वाले हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, वो हम करेंगे ही डेफिनेटली, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवाना चाहता हूँ जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने उस एग्जाम्पल को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ रिलेट करके आपको बताया था, बट द पॉइंट इज वो एग्जाम्पल जो है वो प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। सो आई होप यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल वॉज ऑफ द स्टार्च सिंथेसिस इन द पी। तो पी के केस में देखो, in case of the P, I had told you एक सिंगल जीन होता है, that is जीन B। तो ये जो B जीन होता है ना बच्चों, ये B जीन 2 कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता था। याद है आप सभी को? पहला जो कैरेक्टर ये कंट्रोल करता था दैट वाज द शेप ऑफ द सीड, दैट मींस सीड शेप के एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करता था। सेकेंडली ये कंट्रोल करता है दी साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन। तो यहां पर ये स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल करता है। तो देखा आपने, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, दैट मींस ये जीन कैसा हुआ? प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस फिनोमिना को हम क्या बुलाएंगे? प्लियोट्रॉपी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या होता है प्लियोट्रॉपी, और उसका एग्जांपल मैंने एक तो आपको बता ही दिया। दूसरा एग्जांपल जो हमको स्टडी करना है दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, जिसको हम शॉर्टली PKU से अब्रिविएट करते हैं। अब देखो, जब भी वर्ड यूरिया में एंड करता है, मैंने आपको बताया था ये कंडीशन यूरिन से रिलेटेड होगी, है ना? तो व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन, देखो What I'm trying to tell you is, देखो जब भी यूरिया वर्ड से एंड करता है, देखो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है? हमने एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरिन पढ़ी थी। तो मैंने आपको बोला था यूरिन में अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में पास आउट हो रहा है, दैट मीन्स उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बुलाते थे, या ब्लड पास आउट हो रहा है तो उसको हम हीमाटूरिया बुलाते थे, या फिर एल्ब्यूमिन पास आउट हो रहा था तो उसको हम एल्ब्यूमिनुरिया बुलाते थे। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन थी, दीज वर ऑल द कंडीशन जिसमें वो सब्सटेंस जो है वो पास आउट हो रहा है इन द यूरिन। ऐसे ही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पर इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब यूरिन में फिनाइल और कीटोन कंटेनिंग जो एक कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू बी पास्ड आउट। फाइन, ओके, बिकॉज वो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता, इट इज गोइंग टू बी पास्ड आउट। फाइन, अब देखते हैं ये कंडीशन कैसे अराइज करती है और इसमें प्लियोट्रॉपी का क्या रोल है। फाइन, नाउ लेट्स सी।
बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, जब भी हम अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो आपके फूड का जो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब होता है, डाइजेशन होता है, तो एंड प्रोडक्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स। याद है आप सभी को। अब अमाइनो एसिड्स में से एक टाइप का जो अमाइनो एसिड है उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। ओके, फिनाइल एलेनिन। तो देखो नाम में ही दिख रहा है फिनाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट भी है, ठीक है ना। ये जो फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड है ये एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख दूं, सो दिस इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब असेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, दिस हैज टू बी टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू आवर डाइट, ठीक है। सो ये डाइटरी प्रोटीन के फॉर्म में कि ब्रेकडाउन के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ये जो फिनाइल एलेनिन है ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। इसका फर्दर जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है वो इस तरीके से बढ़ती है कि जो फिनाइल एलेनिन आया है अमाइनो एसिड ये कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका नाम लिख दूं मैं फिनाइल एलेनिन। दिस नॉर्मली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन, जो कि आपके सामने यहां मेंशन भी है, राइट। बट द थिंग इज इस कन्वर्जन को कैरी आउट करवाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एंजाइम है, पहली चीज मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको जगह और बना दूं यहां पर। सो वी नीड एन एंजाइम ओवर हियर, और जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इस कन्वर्जन के लिए इसे हम बुलाते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सो लेट अस मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। सो नाम है उसका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। अब ये जो एंजाइम है एक प्रोटीन है ऑब्वियसली, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको पता है जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सो देखो ये जो एंजाइम है इसका सिंथेसिस डिपेंड करता है एक जीन पे, बट व्हाट हैपेंस इन दी फिनाइल कीटोन्यूरिया इज इस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हैम्पर हो जाता है। द रीजन बीइंग वो जो जीन है उसमें रिस्पॉन्स, ये जो जीन होगा ना बेटा, ये यहाँ पर बेसिकली उसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और वो जो म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये जो एंजाइम बनना चाहिए था एज द एंड प्रोडक्ट प्रोटीन वो बन नहीं पाता। अब मान लो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का प्रोटीन बनेगा नहीं, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा दैट मीन्स यहाँ देखो ये जो कन्वर्जन हो रहा था ना ये यहाँ पर रुक गया है, इसके बीच में बार आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कंडीशन विल गिव राइज टू द कंडीशन कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। नॉर्मली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज जब ये टायरोसिन बनता था ना, दिस टायरोसिन, इस टायरोसिन का फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाथवे था या फिर जिसमें ये रोल प्ले करता था, दैट वाज इन द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। ये मेलानिन के सिंथेसिस यानी कि स्किन पिगमेंट के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता था, ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता था, इवन डोपामीन के सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता था। तो इन सभी के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इनके सिंथेसिस के, उसमें टायरोसिन प्रोटीन का अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होता था, बट टायरोसिन यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है, रादर फिनाइल एलेनिन जो है वो बॉडी में एक और अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस फिनाइल एलेनिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ओके, और पायरुविक एसिड देखो अगर आपको याद होगा फिनाइल वर्ड तो यहाँ लगा ही हुआ है, और ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड अगर आपको याद है तो उसमें आपको एक कीटोन ग्रुप देखने को मिलता था, याद है आप सभी को। मेरे पास अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है, अदरवाइज इफ आई वुड हैव टोल्ड यू वो कुछ ऐसा होता है, देखो CH3 यहाँ पर कीटोन ग्रुप एंड दिस इज COOH, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पायरुविक एसिड। तो आपने देखा यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में, तो पायरुविक एसिड का यहाँ पर कीटोन ग्रुप और फिनाइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है। तो जब ये ऐसा कंपाउंड यहाँ बनेगा इट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन। तो ये फिनाइल कीटोन वाला कंपाउंड बॉडी में बनने लगेगा आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू दिस कंपाउंड। अब जब ये बनने लगेगा ना तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, और सिंस ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है इसलिए ये यूरिन में भी पास आउट होने लगता है, इसीलिए कंडीशन को हम फिनाइल कीटोन यूरिया बुलाते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को, फिनाइल कीटोन यूरिया मतलब फिनाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड इज गोइंग टू बी पास्ड आउट इन द यूरिन, इसको हम फिनाइल कीटोन यूरिया या PKU बुलाते हैं। अब देखो
बॉडी में जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ना ब्रेन में भी कुछ चेंजेस करता है, डिस्ट्रॉफी कॉज करता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है। एंड सेकेंडली, सिंस मैंने बोला था फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में ना कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना यहाँ पर, अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो मेलानिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, जिसकी वजह से यू विल सी जो स्किन की पिगमेंटेशन है या फिर हेयर की पिगमेंटेशन है वो यहाँ पर डिस्टरप्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर वेरी रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा इन सच टाइप ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखो ये एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर एक सिंगल जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर हैम्पर हुआ था, है ना, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, एक सिंगल जीन का, तो एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अगर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो क्या हुआ, इतने सारे इफेक्ट देखने को मिले। कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिले, ब्रेन की जो एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट आया, मेंटल रिटार्डनेस, स्किन का जो पिगमेंटेशन कलर है वो अफेक्ट हो गया, हेयर का जो पिगमेंटेशन कलर है वो यहाँ अफेक्ट हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, एक जीन का एक्सप्रेशन जो था रुकने की वजह से मल्टीपल ट्रेड्स अफेक्ट हुए। मतलब क्या है, वो एक सिंगल जीन इन मल्टीपल ट्रेड्स को कंट्रोल करता था, अब वो जीन बना नहीं तो क्या हुआ, जीन में मतलब चेंजेस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इन ट्रेड्स में आपको डिस्ट्रॉफी या फिर में अफेक्ट देखने को मिला। एंड दिस इंडिकेट्स दैट फिनाइल कीटोन्यूरिया इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी और दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसकी पूरी कंडीशन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमेशा याद रखना है फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर प्लियोट्रॉपी नॉर्मली क्या करता है, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व जीन के फंक्शनिंग को अफेक्ट करके ही अपना रोल डिटर्मिन करता है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के फॉर्म में भी आगे स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो हमेशा से ही जेनेटिसिस्ट के लिए एक बड़ा पजल रहा है। इनफैक्ट आज हम जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की सेक्स को डिटर्मिन किया जा सकता है उनके क्रोमोसोम से, राइट, और उसमें प्रेजेंट जीन से। बट इस बारे में जो सबसे पहली इनिशियल इंफॉर्मेशन थी या फिर कॉन्सेप्ट था वो ट्रेस बैक किया जा सकता है टू सर्टेन अर्ली एक्सपेरिमेंट जो कि कुछ इंसेक्ट्स पे परफॉर्म किए जा रहे थे और उन पे बेस्ड कुछ साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पे। ओके, तो बेसिकली साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स led to the development of genetic or chromosomal basis of sex determination. Remember this point. And one such साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में आपके सामने यहाँ साइट करने जा रहा हूं ऑफ द साइंटिस्ट हेनकिंग। तो हेनकिंग ने 1891 में व्हाइल ही वाज स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स, उन्होंने नोटिस किया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में टोटल जो स्पर्म्स बन रहे थे 50% ऑफ स्पर्म्स में उनको एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, while 50% ऑफ स्पर्म्स में वो नहीं देखने को मिल रहा था। सो ही वाज क्वाइट सरप्राइज कि भाई ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये आधे स्पर्म्स में तो आ रहा है और आधों में नहीं आ रहा है। ही वाज क्वाइट सरप्राइज और उन्होंने इन स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को एक नाम दिया दैट वाज कॉल्ड एक्स बॉडी। सो उन्होंने उसको एक्स बॉडी बुलाया। बट लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशंस बाय डिफरेंट साइंटिस्ट से ये कंक्लूजन निकला कि हेनकिंग जिस एक्स बॉडी की बात कर रहे थे दे वर नथिंग एल्स बट द क्रोमोसोम, और इसीलिए उस क्रोमोसोम को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। एंड लेटर ऑन ये पता चला कि भाई ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये किसी भी इंडिविजुअल की सेक्स के डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए उन क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम का दर्जा दिया गया। सो इस तरीके से एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। इनफैक्ट इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम का एक सिंगल पेयर प्रेजेंट होता है, वाइल जो अदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसलिए उनको हम ऑटोसोम्स बुलाते हैं। वाइल वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल हमेशा सेक्स के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बुलाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एंड सबसे पहले हम बिगिन करने वाले हैं उन्हीं पर्टिकुलर इंसेक्ट से जिसपे हेनकिंग ने अपना ऑब्जर्वेशन पाया था कि आधे जो स्पर्म से उनके पास एक्स क्रोमोसोम जा रहा था और आधों के पास नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं विद द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन फ्यू इंसेक्ट्स, और जिस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे उसको हम बुलाते हैं XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है ग्रास हॉपर। सो एग्जांपल ओवर हियर इज ग्रास हॉपर। तो देखो बच्चों आपको याद होगा हेनकिंग ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या नोट किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में
दो टाइप के गैमीट्स बन रहे थे, दो टाइप के स्पर्म्स बन रहे थे, जिनके पास 50% ऑफ दी स्पर्म्स हैड द एक्स क्रोमोसोम एंड 50% के पास नहीं था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, बिसाइड्स ऑल दी ऑटोसोम्स, जिन इंसेक्ट्स के बारे में हम यहां बात करेंगे उनमें ऑटोसोम्स तो होंगे ही होंगे, सो ऑटोसोम्स का नंबर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, राइट। बट द थिंग इज, इनके पास एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी होगा। बट उन्होंने क्या देखा, मेल्स के केस में यहां पर जो गैमीट्स बन रहे थे, गैमीट्स में आधों के पास वो एक्स क्रोमोसोम आ रहा था, राइट। तो इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल इंडिविजुअल में प्रेजेंट तो होगा, क्योंकि वो आधों के पास तो गया, बट आधों के पास नहीं गया। इसका मतलब यहां पर डिप्लॉयड कंडीशन में आपको दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलता है, ओके। सो यहां पर मेल इंडिविजुअल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तभी तो जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट योर गैमीट इन दिस केस, तो गैमीट्स में आधे गैमीट्स के पास एक्स क्रोमोसोम आएगा और आधों के पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर नलो एक्स कंडीशन शो कर रहा है। मींस आधे जो स्पर्म्स बनेंगे उनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, आधों के पास नहीं होगा। तो यहां पर देखो दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं और इस कंडीशन को हम बुलाते हैं हेट्रोगैमेटी, ठीक है। हेट्रोगैमेटी मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और यहां पर सिंस मेल डिफरेंट टाइप के गैमीट फॉर्म कर रहे हैं, इस फिनोमिना को हम मेल हेट्रोगैमेटी बुलाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के यहां पर स्पर्म्स बने, फाइन। वाइल फीमेल के केस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फीमेल में उन्होंने देखा अलॉन्ग विद दी ऑटोसोम्स इनके पास एक नहीं बल्कि दो दो एक्स क्रोमोसोम थे, बिकॉज दोनों टाइप के जो एक्स बन रहे थे आफ्टर दी oogenesis दोनों के पास ही इक्वल प्रोपोर्शन में क्या था, दी एक्स क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ, यहां पर फीमेल के पास अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मींस ये जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके पास वो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम से डिटरमिन होते हैं। एंड देन जब इनमें oogenesis होगी, मियोसिस होगी, तो आपको पता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है। यहां पर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं दे सेग्रीगेट। अब जब ये सेग्रीगेट करेंगे तो आधे जो ओवा बनेंगे उनके पास एक्स क्रोमोसोम यहां आ जाएगा और आधों के पास यहां पर भी। बट देखो यहां पर जो गैमीट्स बन रहे हैं बाय द फीमेल, दे आर ऑल सेम ना। तो यहां पर फीमेल क्या हुई, होमोगैमेटिक, राइट, क्योंकि यहां पर दोनों ही जो गैमीट्स बन रहे हैं दे आर सेम एंड होमो मींस सेम। तो इसका मतलब यहां पर सेम टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, तो फीमेल ओवर हियर शोज फीमेल होमोगैमेटी, राइट। तो इसका एग्जांपल आपको ऐसे याद रखना है, इसमें आपको मेल हेट्रोगैमेटी शो करता हुआ नजर आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द क्रॉस एंड ट्राई टू सी कि भाई कैसे यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है। सो व्हेन फर्दर जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो कितने टाइप के पॉसिबल आउटकम्स है। हो सकता है ये वाला स्पर्म इस ओवा से या इस ओवम से फर्टिलाइज करे तो यहां पर कॉम्बिनेशन बनेगा जाइगोट में एज XX, और अगर पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक साथ, इसका मतलब वो फीमेल में डेवलप होगा, तो यहां पर ये फीमेल बनेगा। सिमिलरली अब देखो ये वाला स्पर्म अगर इस वाले एक्स कंटेनिंग एग के साथ फर्टिलाइज करता तो जो जाइगोट बनता वो अगेन XX होता और ऐसे में भी यहां पर फीमेल ही डेवलप होती, राइट। सिमिलरली हो सकता था द स्पर्म जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं था, यहां पर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इट इज नलो एक्स, राइट। सो ऐसे में अगर ये स्पर्म जाके इस ओवम से फर्टिलाइज करता विच कंटेन्स दी एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पर जाइगोट के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही होता वाइल दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। तो ऐसे में जब ये हेट्रो गैमेटिक कंडीशन या हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन शो कर रहा है, देखो जब गैमीट्स डिफरेंट बनते हैं तो उसको हम हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बुलाते हैं। अब जब इंडिविजुअल डिफरेंट क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स को बेयर कर रहा है तो वी कॉल इट हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन। तो यहां पर हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे में जो मेल डेवलप होगा वो ऐसे डेवलप होने वाला है हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन से, बिकॉज XO यहां पर मेल का कैरेक्टर है, राइट। सिमिलरली आप देखोगे ये वाला स्पर्म अगर इस ओवम के साथ भी फर्टिलाइज करता तो अगेन यहां पर XO कंडीशन आती एंड ये भी एक मेल में डेवलप होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आपको कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट एग्जांपल है जिसका ग्रास हॉपर। अब रिमेंबर एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर मैंने बोला फीमेल के पास अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है और यहां पर मेल के पास
ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है नहीं। तो कैन यू टेल मी, क्या मेल एंड फीमेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर लेट सपोज 10 ऑटोसोम्स हैं प्लस इन दो को मिला के यहां पर ये इनके सेक्स क्रोमोसोम है, तो टोटल 12 क्रोमोसोम्स है। लेट सपोज आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल के केस में 10 ऑटोसोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम बिकम्स 12 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अगर मेल्स की बात की जाए तो इनके पास 10 ऑटोसोम्स तो होंगे, बट यहां पर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, द अदर वन इज एब्सेंट, इसलिए इसको ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है। मतलब क्या हुआ, मेल के पास इन टोटल 10 + 1 11 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहां पर इन टाइप के इंसेक्ट्स में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल जो है वो डिफर करते हुए नजर आएंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी वेल। तो आई होप XX एंड XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बट ये तो बात हुई कुछ इंसेक्ट्स की, बाकी के कुछ और भी रिमेनिंग इंसेक्ट्स हैं जिनमें आपको ये वाला मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म मिलता है, एंड वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप वन सच एग्जांपल इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो कि इंसेक्ट्स में मिलता है, यानी कि रिमेनिंग कुछ इंसेक्ट्स में मिलता है, एंड व्हिच वी कॉल एज द XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मिलता है आपको देखने को इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि बेसिकली है द फ्रूट फ्लाई, उनमें आपको इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म मिलता है। तो देखो इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है बच्चों वो ग्रास हॉपर से डिफरेंट है। हाउ? सी, ग्रास हॉपर में हमने देखा था मेल्स के पास केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज द एक्स क्रोमोसोम। बट यहां पर आपको ड्रोसोफिला के केस में मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ उसका एक पार्टनर भी देखने को मिलेगा, बट द पार्टनर इज नॉट गोइंग टू बी अ होमोलोगस क्रोमोसोम। वो एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि डिस्टिंक्टली स्मॉलर होता है देन द एक्स क्रोमोसोम, और उसको हम वाई क्रोमोसोम बुलाते हैं, राइट? तो मेल्स के पास इस बारी आपको एक्स क्रोमोसोम अकेला नहीं मिलेगा, उसका खुद का एक पार्टनर होगा, बट वो पार्टनर जो है वो उसके जैसा नहीं दिखता होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा, स्मॉलर होगा और नॉन होमोलोगस होगा। ठीक है, ओके। एंड जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के पास अगेन यहां पर भी अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर याद रखना है कि इन दोनों ही कंडीशन में ये तो सिर्फ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, सो ऑटोसोम्स हमेशा दोनों के पास सेम होने वाले हैं। ओके, सो देखो बच्चों, अब यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म कैसे आकर करेगी? इट्स वेरी इजी, राइट? यहां पर देखो, यहां कंडीशन देखो, मेल जो है वो यहां पर हेट्रोमॉर्फिक है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स को अगर हम देखेंगे तो उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, फीमेल यहां पर होमोमॉर्फिक है। ओके ओके, अब देखो क्या होने वाला है यहां पर, जब ये गैमीट्स फॉर्म करेंगे तो ये किस टाइप के गैमीट्स फॉर्म करने वाले हैं, वील ट्राई टू सी। तो जब यहां पर मेल के केस में होगी मियोसिस, तो दो टाइप के यहां पर स्पर्म्स बनेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दो टाइप के स्पर्म्स बनने वाले हैं, आधों के पास जाएगा एक्स क्रोमोसोम और आधों के पास जाएगा द वाई क्रोमोसोम। गॉट दिस पॉइंट वेल? तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, दोनों ही टाइप के जो स्पर्म्स होंगे वो यहां पर इक्वल प्रोपोर्शन में बनने वाले हैं। सो 50% एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म एंड 50% वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म्स। नाउ ऐसे में जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा विद द गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द फीमेल, तो गैमीट्स कैसे फॉर्म करेगी फीमेल? देखो यहां पर, जब यहां पर XX की कंडीशन है तो जब मियोसिस होगा तो दो टाइप के ओवा बनेंगे, आधे ओवा के पास एक्स क्रोमोसोम जाएगा और आधों के पास भी एक्स। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है ना, मियोसिस के टाइम पे जो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। तो देखो ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ना। फर्टिलाइजेशन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मान लेते हैं ये वाला स्पर्म जाके इस एक्स से फर्टिलाइज किया, तो जो जाइगोट बनेगा उसके पास XX कंडीशन होगी, और XX कंडीशन क्या है? ऑफ द फीमेल। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक फीमेल में डेवलप होने वाला है, राइट? देन उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला जो स्पर्म है वो जाके अगेन इस एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग के साथ फर्टिलाइज कर सकता है, तो अगेन जाइगोट जो है वो XX वाली कंडीशन पोजेस कर रहा होगा और यहां डेवलपमेंट होगा ऑफ द फीमेल। फाइन, ओके। नाउ हो सकता है ये वाला जो स्पर्म है वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज करे टू फॉर्म XY, और ये डेवलप होगा इनटू द मेल। एंड
हो सकता है ये वाला जो स्पर्म है वो इस एग के साथ फर्टिलाइज करे जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो ऐसे में अगेन एक्स वाई कंडीशन होगी और ये भी मेल में डेवलप होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म है वो रोल प्ले करती है इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला। तो आई होप ड्रोसोफिला के केस में XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम देखने वाले हैं द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म दैट आर द ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन के केस में भी आपको यहाँ पर XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म मिलता है। इनफैक्ट नॉट ओनली ह्यूमंस जो है along with several other mammals जो हैं वो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को एग्जिबिट करते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर सेम वही कंडीशन है, द मेल जो होगा वो हमेशा XY क्रोमोसोम को बेयर करेगा, यानी कि हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन बेयर करता है इन इट्स नॉर्मल स्टेट। फीमेल जो है वो अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम को बेयर करती हैं। तो यहां पर ये मेल की कंडीशन हो गई है एंड यहां पर ये फीमेल की कंडीशन हो गई है, ठीक है। अब देखो जब इनमें गैमीट्स फॉर्म होंगे तो आपको पता है दो टाइप के गैमीट्स बनाएंगे, इसलिए आधे गैमीट्स के पास X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, आधे स्पर्म्स के पास Y क्रोमोसोम। सिमिलरली मदर जब X फॉर्म करेगी आफ्टर मियोसिस तो आधे X के पास X क्रोमोसोम जाएगा, आधों के पास भी X क्रोमोसोम, राइट। एंड देन फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हो सकता है ये वाला जो X क्रोमोसोम है ऑफ द फादर वो जाके पेयर अप हो जाए विद द X क्रोमोसोम ऑफ द मदर, तो ऐसे में यहाँ पर XX कंडीशन होगी दैट इज ऑफ द डॉटर बीइंग फॉर्म्ड। सिमिलरली Y जो क्रोमोसोम है वो जाके मदर के X के साथ इस तरीके से पेयर अप कर सकता है टू फॉर्म द XY कंडीशन जो कि एक मेल की है ऑफ द सन, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सी अगेन ये जो X क्रोमोसोम है वो X के साथ जा सकता है टू फॉर्म XX कंडीशन, या फिर ये Y क्रोमोसोम जाके मदर के X के साथ पेयर अप हो सकता है टू फॉर्म XY कंडीशन। तो ऐसे में देखो 50% चांसेस, देखो 4 आउटकम्स में से 2 आउटकम जो है वो डॉटर बनने के हैं चांसेस पॉसिबिलिटीज, एंड सन्स के भी यहाँ पर 2 ही है। तो ऐसे में क्या हुआ, देयर आर 50% चांसेस कि भाई सन डेवलप होगा या फिर 50% चांसेस है कि डॉटर फॉर्म होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों ही चांसेस जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं इन केस ऑफ द पार्टनर जो कि डिफरेंट टाइप के गैमीट फॉर्म करता है। तो याद कीजिए मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल्स के तौर पे हमने ग्रास हॉपर का एग्जांपल लिया था, हमने ड्रोसोफिला का एग्जांपल लिया, हमने ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल दिया। सभी के केसेस में यहाँ पर जो मेल्स हैं दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, इसीलिए जो मेल्स हैं दे आर शोइंग मेल हेट्रोगैमेटी। तो याद रखिएगा मैंने जितने एग्जांपल लिए थे, तो यहाँ पर शॉर्टली लिख दूं ग्रास हॉपर, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। इन सभी के केस में जो मेल्स हैं वो हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, मतलब 2 टाइप के गैमीट फॉर्म करते हैं ईच कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और जब भी डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे तो जिस भी पार्टनर से या जिस भी सेक्स से वो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं उसका एक क्रूशियल रोल होता है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज मोस्टली इन सभी एग्जांपल्स में जो फीमेल्स हैं दे आर होमोगैमेटिक, वो एक ही टाइप के गैमीट्स बनाती हैं। अब बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो गैमीट्स मेल बना रहे हैं उनका रैंडम फ्यूजन विद दैट सेम फीमेल गैमीट वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिव राइज कर सकता है। बिकॉज अगर मान लो XY कंडीशन है मेल की और यहाँ फीमेल जो है वो सिर्फ XX कंडीशन शो कर रही है, तो जो जितने भी टोटल गैमीट्स बन रहे हैं उन सभी के पास X क्रोमोसोम ही होने वाला है। बट मेल यहाँ पर 2 टाइप के स्पर्म्स फॉर्म कर रहे थे ना, आधों के पास X और आधों के पास Y। तो ऐसे में कौन सा जाके इस एग को फर्टिलाइज करेगा X क्रोमोसोम वाले को? तो देखो यहाँ पर हो सकता है ये X वाला स्पर्म जाके कर दे, तो ऐसे में XX कंडीशन डॉटर की होगी, या फिर Y वाला कर सकता था फॉर्मिंग द XY कंडीशन ऑफ द सन। तो ऐसे में इट इज बेसिकली द पार्टनर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स जो कि डिटरमिन करेगा द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए इट वुड बी अनफेयर टू ब्लेम अ फीमेल फॉर having born a female child or a male child because उसका वहां पर कोई specific role नहीं है। The determiners for the sex of the individual basically lies in the partner जो कि 2 different type of gamete form करता है और इन सभी example में it is the male. So I hope sex determination in humans is also very clear. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं towards another type of sex determination mechanism जो कि आपको birds में देखने को मिलती है, majority of birds में, and this type of sex determination mechanism is called ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो मोस्टली आपको बर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर पोल्ट्री बर्ड्स आपको देखने को मिल रही हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, इधर पर थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट है। आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे थे वहां पर मेल्स 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फॉर्म कर रहे थे, यानी कि मेल हेट्रोगैमेटी शो हो रही थी। बट यहाँ पर
जो हेट्रोगैमेटी है दैट इज एग्जिबिटेड बाय द फीमेल, मतलब फीमेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म करेगी, और ऐसे में जो ये ZW कॉम्पोजिशन है मेल्स का ना होके फीमेल्स का होने वाला है। तो मेल्स यहां पर एक्चुअली होमोमॉर्फिक होने वाले हैं, ओके, एंड दे विल दस फॉर्म दी होमोगैमिट्स, और सिंपली होमोगैमेटिक कंडीशन वो बेयर करेंगे। तो देखो मेल्स जो होंगे उनके पास आपको along with the autosomes they will have a pair of sex chromosome जो कि homomorphic condition bear कर रहे हैं ZZ टाइप। बट जो फीमेल्स हैं उनके पास आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे Z एंड W, ठीक है। तो जब ये गैमीट्स फॉर्म करेंगे तो मेल के पास जितने भी स्पर्म्स बनने वाले हैं आफ्टर मियोसिस, तो जो भी गैमीट्स बनेंगे उनमें जो स्पर्म्स बनने वाले हैं दोनों के पास ही ZZ क्रोमोसोम आने वाला है, ठीक है। और इसका मतलब ये होमोगैमीट्स फॉर्म करेंगे, होमोगैमेटिक कंडीशन, वाइल जो फीमेल्स हैं आफ्टर मियोसिस oogenesis की प्रोसेस के दौरान दे विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एक्स। 50% एक्स के पास Z क्रोमोसोम जाएगा और 50% के पास W। अब रैंडम फ्यूजन वो डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो मान लेते हैं ये स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज किया तो जाइगोट के पास ZZ कंडीशन आएगी जो कि एक मेल डेवलप करेगी। सिमिलरली ये वाला Z जाके इस W के साथ फर्टिलाइज कर सकता था ना, तो ऐसे में क्या हो सकता था, तो देखो ZW कंडीशन होने वाली है जो कि यहां पर गिव राइज करेगी टू द फीमेल। फाइन, यहां पर भी आप खुद बना के देखिए, देखो यहां पर ZZ कंडीशन आने वाली है जाइगोट में, इट विल फॉर्म अगेन द मेल, एंड यहां पर ZW कंडीशन आने वाली है गोइंग टू फॉर्म द फीमेल। तो इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है एक स्पेसिफिक केस ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी इंडिविजुअल का, एक बर्ड के केस में इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिन करना है तो वो बेसिकली सोली किस पे लाई करने वाला है, कौन उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, द फीमेल नॉट द मेल, क्योंकि इस बार मेल जो है वो सेम टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म करेगा, बल्कि डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे इस बार फीमेल से, और कौन सा वो फीमेल गैमीट कौन से क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करेगा विद दी Z क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, वो डिसाइड करेगा दी इंडिविजुअल का भाई क्या सेक्स होने वाला है, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म सीन इन द बर्ड्स। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो कि आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ दी हनी बीज। हनी बीज में दिखने वाला ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम बुलाते हैं हेप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। अब देखो हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, अगर आपको ये सिस्टम समझना है उससे पहले थोड़ी सी चीजें आपको हनी बी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। तो एक हनी बी की कॉलोनी में आपको 3 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पूरी कॉलोनी में एक ही फीमेल क्वीन देखने को मिलती है, ओके। सो देयर इज ओनली वन क्वीन जो कि फीमेल है, ओके, और वो सिंगल है पहली चीज तो, और ये फर्टाइल है, ठीक है। बाकी की जितनी भी फीमेल्स होती हैं इन दी हनी बी कॉलोनी वो स्टेराइल रहती हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और उनको हम बुलाते हैं द वर्कर बीज। सो वर्कर बीज भी क्या है, दीज आर फीमेल बट दे आर स्टेराइल, बट द क्वीन इज फर्टाइल। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोनों ही क्वीन हो चाहे वर्कर हो, बोथ आर डिप्लॉयड, दोनों ही डिप्लॉयड हैं। बट जो मेल्स होते हैं इन केस ऑफ दी हनी बी कॉलोनी उन्हें हम बुलाते हैं ड्रोन्स। सो ड्रोन्स आर हेप्लॉयड, इस बात को याद रखिएगा। सो ड्रोन्स हेप्लॉयड होते हैं और यहां पर दे आर ऑल्सो फर्टाइल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप जानते हो तो आपको ये मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। अब देखो एक बात मैं बता दूं, डिप्लॉयड कंडीशन में हनी बी में टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स। तो अगर यहां पर हम देखते हैं, सपोज दिस इज अ डिप्लॉयड फीमेल, राइट, डिप्लॉयड फीमेल। डिप्लॉयड फीमेल में यहां पर 2n कंडीशन प्रेजेंट है, ओके। और मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यहां पर डिप्लॉयड कंडीशन में इन टोटल 32 क्रोमोसोम्स होंगे,
वाइल ये जो मेल है, मेल ड्रोन, इसको हेप्लॉइड कंडीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो एन कंडीशन में कितना होगा, 32/2 वुड बी 16। तो यहां पर मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब एक ये डिप्लॉयड फीमेल विच इज नॉर्मली अ क्वीन, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि फीमेल जो कि फर्टाइल है दैट इज द क्वीन। क्वीन क्या करेगी, मियोसिस अंडरगो करके फॉर्म करेगी द एग। तो यहां पर मियोसिस के थ्रू शी इज गोइंग टू फॉर्म एग। तो मियोसिस होने वाला है ना बच्चों। अब मियोसिस से बनने वाला जो एग है वो यहां पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बेयर करेगा, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम नंबर 2n से रिड्यूस होके n हो जाएंगे, दैट इज 16। तो ये जो एग बना, अब इसके दो फेट हो सकते हैं। अगर ये एग जो बन रहा है वो यहां पर ड्रोन्स के द्वारा बनाए गए स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाता है, बिकॉज यू नो जो मेल्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, दे आर हेप्लॉइड ऑलरेडी। तो क्या ये मियोसिस अंडरगो करेंगे टू फॉर्म द स्पर्म? नहीं ना, क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी एक ही सेट बेयर कर रहा है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये सिंपल माइटोसिस से ही अपने स्पर्म्स फॉर्म करेंगे। तो दे विल फॉर्म द स्पर्म्स बाय माइटोसिस बिकॉज दे आर ऑलरेडी हेप्लॉइड, और उनको हेप्लॉइड ही स्पर्म बनाना है। तो यहां पर ये हेप्लॉइड कंडीशन है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो अगर एक, देखो ये वाली कंडीशन में ये वाला एग, हेप्लॉइड एग, अगर एक हेप्लॉइड स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो एक डिप्लॉइड एग बनेगा, ठीक है, या फर्टिलाइज एग जो होगा वो डिप्लॉइड कंडीशन को शो करेगा, राइट। बट हो सकता है कुछ एग ऐसे भी रह जाएं जो कि एक स्पर्म से फर्टिलाइज ना करें। तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं ये आगे जाके पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस रिमेंबर, जहां पर कि एक एंटायर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो अगर ये एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो आगे जाके ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू इट विल फॉर्म द मेल। तो मेल्स हमेशा बनते हैं बाय अनफर्टिलाइज्ड एग्स, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो रिमेंबर दिस प्रोसेस। सो अनफर्टिलाइज्ड एग अगर रह गया, देखो फीमेल ने मियोसिस से बनाए एग, और एग अगर अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस अंडरगो करने के बाद एक मेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो मेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, बिकॉज वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुए जो कि ऑलरेडी हेप्लॉइड था। तो एक अनफर्टिलाइज्ड हेप्लॉइड एग पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक हेप्लॉइड मेल में, विच इज द ड्रोन, ठीक है। इसलिए ड्रोन्स और द मेल्स आर हेप्लॉइड। ये बात मैंने आपको बता दी, फाइन। नाउ व्हाट वी सी इज ये वाली कंडीशन जहां पर एग जो फॉर्म हुआ था वो एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, डेफिनेटली डिप्लॉइड कंडीशन किसकी है, हमेशा फीमेल की है। अब यहां पर एक डिप्लॉइड फीमेल डेवलप हो भी गई। डिप्लॉइड फीमेल में से अब आगे कौन सी फीमेल जो है वो क्वीन बनेगी और बाकी वर्कर भी रह जाएंगी, वो कैसे डिसाइड होगा? तो बेसिकली इस डिप्लॉइड फीमेल का, अगर ये डिप्लॉइड फीमेल फीड करती है, इफ शी फीड्स ऑन रॉयल जेली, अगर ये जो डिप्लॉइड फीमेल बनी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ दी स्पर्म एंड दी एग, वो रॉयल जेली को फीड करती है तो वो फॉर्म कर जाती है दी फर्टाइल क्वीन। और बाकी के जितने भी फीमेल्स हैं दे विल फीड ऑन दी बी ब्रेड, वो बी ब्रेड खाती हैं और इसीलिए दे कन्वर्ट इनटू स्टेराइल वर्कर बी, तो दे विल फॉर्म वर्कर बी। इस तरीके से यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म में आपने एक चीज नोट की, जो मेल है वो हमेशा हेप्लॉइड रहेंगे और जो फीमेल्स है वो हमेशा डिप्लॉइड रहेंगी। इसीलिए इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम हेप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बुलाते हैं। सो हेप्लॉइड अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है विद इन दी कॉलोनी ऑफ अ हनी बी, वो हमेशा मेल होगा, और डिप्लॉइड है तो या तो वो वर्कर होगी या फिर वो क्वीन होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई जो डिप्लॉइड फीमेल डेवलप हुई थी उसने क्या फीड ऑन किया। अगर उसने रॉयल जेली खाई तो ही वो जाके फर्टाइल क्वीन में डेवलप होगी, अदरवाइज रिमेनिंग जितनी भी बीज हैं फीमेल बीज वो
फीड ऑन करती हैं ऑन द ब्रेड बी और इसलिए वो वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि नॉर्मली स्टेराइल होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखो एक चीज और नोटिस करो, यहां पर जो मेल डेवलप हुआ वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ। तो क्या मेल का कोई फादर हुआ? कम ऑन, नो ना, यहां पर मेल का कोई भी फादर नहीं है, isn't it? तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म है उसमें यू विल फाइंड जो मेल ड्रोन्स होते हैं उनका फादर नहीं होता बट ग्रैंडफादर होता है। हाउ ग्रैंडफादर? बिकॉज डेफिनेटली यहां पर क्वीन जो है वो किसी क्वीन जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन से आई ना, क्वीन वॉज डिप्लॉयड कंडीशन कब आई होगी? जब इसकी भी मदर ने जो एग प्रोड्यूस किया होगा वो फर्टिलाइज किया होगा विद द स्पर्म ऑफ द मेल। तो इसका मतलब जब उनका फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तब एक डिप्लॉयड फीमेल बनी होगी जिसने रॉयल जेली को फीड ऑन किया होगा और वो क्वीन बनी होगी। नाउ दिस क्वीन फॉर्म द एग जिसकी फर्टिलाइजेशन से बनता है यहाँ पर डिप्लॉयड फीमेल, बट अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर्म कर देगा हेप्लॉयड मेल। तो ऐसे में इस मेल का फादर तो नहीं है बट ग्रैंडफादर जरूर था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है इन केस ऑफ दी हनी बी कॉलोनी। तो आई होप इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।